अस्सलामुअलैकुम। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस के साथ मैं हूं मोहम्मद दानियाल आरिफ और आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 है हमारा और टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि एटम के इर्द गिर्द किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन सेट्स होते हैं। तो इनमें हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने से पहले हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उसका हिस्सा है। इस लेक्चर को समझने के लिए मैंने 5 ऑब्जेक्टिव यानी कि 5 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हमने ये समझना है कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं और एनर्जी सब लेवल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम एनर्जी लेवल्स और एनर्जी सब लेवल्स को समझ जाएंगे, देखें आप इन दोनों वर्ड्स में सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है, वो क्या है कि ये एनर्जी लेवल्स हैं और ये एनर्जी लेवल्स के सब लेवल्स होंगे, यानी कि उसके अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा लेवल्स होंगे जो हम पढ़ेंगे। जब हम ये समझ जाएंगे तो हमारी नेक्स्ट टर्न जो आएगी वो ये समझने की आएगी कि ऑर्बिटल्स क्या चीज़ होते हैं और साथ साथ क्वांटम नंबर्स किसे कहते हैं। ये मैं आपको क्लास में भी थोड़ा बहुत समझाया था, अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की होगी, लेकिन इस लेक्चर में आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने लगा हूँ कि ऑर्बिटल्स क्या चीज़ हैं और क्वांटम नंबर्स क्या चीज़ हैं। जब इंशाल्लाह हम ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर हमारी बारी आएगी पॉलीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। पॉलीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल है जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज़्यादा समझने में उसको फ़ायदा हुआ। हमें बहुत आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ पाएंगे। जब पॉलीज़ एक्सक्लूजन समझ जाएंगे तो हम आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3-4 तरीक़ों से की जा सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे और 2 ही अहम है। ये सिर्फ तरीक़ेकार हैं, जैसे कि पहला है हमारा अफबाउ प्रिंसिपल और दूसरा है N+L रूल। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका बेहतरीन आपको लगता है और आप उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। आप चाहें तो अफबाउ प्रिंसिपल के तहत करें, आप चाहें तो N+L रूल के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको ये दोनों तरीक़ेकार सिखाऊंगा, जो आपको ईजी लगे उससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव, हम एक्सरसाइज करेंगे कुछ और आप साथ में आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है ये समझना कि हमारे पास एनर्जी लेवल्स और हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है ये समझना कि हमारे एनर्जी लेवल्स और एनर्जी सब लेवल्स क्या होते हैं। लेकिन इनको समझाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, और वो रिवीजन ये था कि नील्स बोहर एटॉमिक थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था। नील्स बोहर एटॉमिक थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं, लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें नहीं देते। अगर आपको याद हो, मैं रिकमेंड करूँगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने नील बोहर एटॉमिक थ्योरी वाला और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाला लेक्चर नहीं लिया है, तो पहले वो उसको रिव्यू करें, उसके बाद इस लेक्चर्स को फॉलो अप करें ताकि उनको समझने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो न्यूक्लियस से हम जितना दूर जाते रहेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी बाउंडिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूक्लियस है और ये पहला शेल है लेट्स सपोज, तो यहाँ पर अगर एनर्जी 2 है तो यहाँ पर एनर्जी 3 होगी और यहाँ पर एनर्जी 4 होगी। इस तरह से जितना मैं दूर जाता रहूँगा उतनी एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल से जंप लगाकर ऊपर वाले शेल में जाता है, ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है, और जाकर जब वापस आता है तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उस गैप में होती है उतनी वो रिलीज़ करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इस न्यूक्लियस से यहाँ तक के डिस्टेंस की, तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप मार रहा है तो वो ज़्यादा एनर्जी वाली यानी कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव रिलीज़ करेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में जंप मार रहा है तो एनर्जी लेवल कम होगा और वो कम एनर्जी इमिट करेगा, कम एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो अगर आप यहाँ देखें इस टेबल के अंदर, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जिस वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होती है वहाँ एनर्जी कम होती है, और जहाँ वेवलेंथ छोटी होती है वहाँ एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हमारा जो विजिबल रेंज है हमारे पास लाइट की, जो हमारी आंखें डिटेक्ट कर सकती हैं और हम देख सकते हैं, वो कम से कम हमारे पास 380 नैनोमीटर की वेवलेंथ और ज़्यादा से ज़्यादा 740 नैनोमीटर की वेवलेंथ, इसके दरमियान जो भी वेवलेंथ होंगी उनको हम देख सकेंगे। अगर 380 से 425 नैनोमीटर की वेवलेंथ होगी तो वो हमें कुछ इस कलर की नज़र आएगी। 425 से 445 नैनोमीटर की वेवलेंथ होगी तो वो इस कलर की हमारी आंखें डिटेक्ट करेंगी। इसी तरह से सिमिलरली 445 से 520 से 565 होगी तो ग्रीन कलर,
565 से 590 होगी तो येलोइश कलर होगा, 590 से 625 नैनोमीटर होगी तो हमारे पास ऑरेंज कलर होगा, और 625 से 740 नैनोमीटर होगी तो रेड कलर होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ज़रा सा फोकस करें तो ये देखें कि जिस कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है वहाँ पे एनर्जी सबसे कम है। सबसे कम से मुराद इस पूरे टेबल के मुताबिक 480 से 405 टेराहर्ट्ज हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी है, जबकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, जिसकी सबसे कम वेवलेंथ है। तो अगर आप देखें रेड वाली लाइट हमें कहाँ मिल रही है, दूसरे से पहले में जाते वक्त, यानी कि सबसे कम एनर्जी। और अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे कम एनर्जी इसकी है 480। और इसी तरह से अगर मैं वॉयलेट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे मिल रही है, वो कितनी मिल रही है, 700 हर्ट्ज। तो बताने का मकसद ये है कि किसी भी वेवलेंथ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है कि वेवलेंथ हमारे पास कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि इसका मतलब ये है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं हम एनर्जी लेवल्स और एनर्जी सब लेवल्स के मेन पॉइंट्स के ऊपर। तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बेहतर तरीके से पता होने चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट क्या है कि ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड विद डेफिनेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये कह रहे हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाद जो ऑर्बिट्स होंगे वो सबके सब एक डेफिनेट एनर्जी के साथ होते हैं, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे हर ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियस के बाद जो पहला ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी कुछ होगी, उसके बाद जब दूसरे ऑर्बिट पे जाएंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तीसरे ऑर्बिट पे जाएंगे तो एनर्जी और बढ़ जाएगी, चौथे ऑर्बिट पे जाएंगे तो एनर्जी और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन सबसे दूर वाले ऑर्बिट से जंप लगाएगा नीचे की तरफ तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और जब सबसे करीब वाले ऑर्बिट से जंप लगाएगा नीचे की तरफ तो सबसे कम एनर्जी रिलीज करेगा। सेकेंड पॉइंट इज द सर्कुलर ऑर्बिट्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज एनर्जी लेवल्स और शेल्स। वो जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उनको आम तौर पर क्या कहा जाता है, या तो एनर्जी लेवल्स कहा जाता है या फिर शेल्स कहा जाता है। इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू चूज, व्हाट वुड यू लाइक टू से, एनर्जी लेवल्स और शेल्स। इट जस्ट अपॉन टू यू। ओके, द थर्ड पॉइंट इज दे आर डेजिग्नेटेड एज 1, 2, 3 और KLM एक्सेट्रा। अगेन इट वुड लाइक अपॉन टू यू कि आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू से। इट इज़ 1, 2, 3 और KLM। आप चाहें तो उन एटम्स के जो ऑर्बिट होते हैं, जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, आप उनको 1, 2, 3 का नाम भी दे सकते हैं। इसका मतलब सबसे पहला शेल 1, सबसे दूसरा शेल 2, उसके बाद तीसरा शेल 3। या फिर आप चाहें तो उन शेल्स को KLM के नाम से भी दे सकते हैं। इसका मतलब सबसे पहला शेल जो होगा वो K कहलाएगा, दूसरा शेल L कहलाएगा, तीसरा शेल M कहलाएगा। मैं दोबारा बता दूं स्टूडेंट्स, एनर्जी लेवल्स की बात हो या शेल्स की बात हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अ शेल कैन एकोमोडेट इज गिवन बाय 2n की पावर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम नील बॉर्स एटॉमिक थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ, उसके हम न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। मैं दोबारा रिकमेंड करूँगा कि जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर हमारा विजिट नहीं किया है, प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया है, उसको रिव्यू ज़रूर कर लें, वरना यहाँ इस लेक्चर में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो इसी ये 2n2 की पावर को अगर मैं देखूं, लेट सपोज मुझे ये पता करना है कि मेरे पास पहला शेल है, उस पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो n का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं 1 रख दूंगा, तो n इज इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि मैं पहले शेल की बात कर रहा हूँ। तो n की जगह जब 1 रखूंगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, पावर स्क्वायर आ जाएगी। सबसे पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, 1 की पावर 2 यानी कि 1 ही हो जाएगा। 2 1 जा 2, आंसर इज 2, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं दूसरे शेल का मालूम करने लगूंगा तो उसके लिए मैं n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। जब यहाँ 2 रखूंगा तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, इस ब्रैकेट में 4 आएगा, 4 2 जा 8, यानी कि दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, the spectral lines which corresponds to the transition of an electron from one energy level to another have a finite structure. For example, each line actually consists of several separate lines as doublets, triplets, and so indicating that some of the electrons of the given energy level have different energies. स्टूडेंट्स याद करें, जब हम नील बॉर एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने उसके अंदर स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो उसके अंदर भी हमने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था कि लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इस वाले शेल से यहाँ पर देखें सबसे कम एनर्जी है, तो रेड कलर के स्पेक्ट्रम पे हमारे पास लाइंस आएंगी, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जनाब जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारे पास क्या करते हैं, जंप करके नीचे वाले पर आया, तो इसने मुझे
स्पेक्ट्रम पर जो लाइंस दी, ब्लैक लाइंस दी, वो कैसे दी? डबलेट्स और ट्रिपलेट्स के हिसाब से दी। सिर्फ एक सिंगल लाइन नहीं आई, बल्कि 2 या 3 लाइन भी हमारे पास आने लगी। तो इससे ये साबित हुआ कि उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा और लेवल्स है, आगे पीछे हल्के से ऊपर या नीचे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे लाइंस आ रही हैं, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। यही वजह है कि एनर्जी सब लेवल्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास सामने आया। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि लेट सपोज हमने ये कह दिया कि ये एक एनर्जी लेवल है, यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे वाले लेवल पर आएगा तो एक खास किस्म की एनर्जी रिलीज करेगा और वो स्पेक्ट्रम पर आनी चाहिए, ऐसे ब्लैक लाइन में। लेकिन यहाँ पर एक लाइन नहीं आ रही, बल्कि ये डबलेट्स आ रहे हैं और कभी कभी ट्रिपलेट्स भी आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसके बिल्कुल एग्जैक्ट आगे या पीछे, हल्का सा ऊपर या नीचे और एनर्जी लेवल्स भी हैं उसी एनर्जी लेवल की हदूद के अंदर, जिसकी वजह से ये लाइंस ऊपर नीचे डबलेट या ट्रिपलेट्स हो रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, that is to say that the electrons belonging to same energy level have different energies। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेम एनर्जी लेवल पर हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, जिसकी वजह से ये डबलेट्स और ट्रिपलेट्स हमारे पास आ रहे होते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से सेकंड शेल पे जंप मार रहा है, तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है, ये थोड़ा ग्रीन और ब्लूइश की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ भी हमें डबलेट्स मिल रहा है। ये इलेक्ट्रॉन 5 से 2 पर आ रहा है, तो यहाँ पर और ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, ये ब्लूइश की तरफ आ रहा है, यहाँ पे भी डबलेट्स मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से हमने क्या किया कि ये हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जो कोई इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एक एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है, लेकिन साथ साथ उसके पास कुछ डिफरेंट एनर्जीज भी होती हैं, बिकॉज वो उसके आगे पीछे सब लेवल्स में मौजूद होते हैं। सो एनर्जी लेवल्स डिवाइडेड इनटू सब एनर्जी लेवल्स। इसकी वजह से एनर्जी लेवल्स को डिवाइड कर दिया गया सब एनर्जी लेवल्स के अंदर, और उनको नाम दिया गया एस, पी, डी और एफ। यानी कि जो एनर्जी लेवल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एनर्जी लेवल है 3, तो इस 3 के हमारे पास 4 एनर्जी लेवल्स, सब एनर्जी लेवल्स और होंगे, जिनको हम एस, पी और डी और एफ के नाम से पुकारेंगे। एस फॉर बाय द वे शार्प होता है, पी प्रिंसिपल से निकला है, डी डायफ्यूज से निकला है और एफ फंडामेंटल से निकला है। तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से जंप लगाकर दूसरे एनर्जी लेवल पर जब आते हैं तो उनकी डेफिनेट लाइन नहीं आती, बल्कि डबलेट्स और ट्रिपलेट्स आते हैं। इन डबलेट्स और ट्रिपलेट्स की वजह से ये अंदाज़ा लगाया गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो पर्टिकुलर एनर्जी से रिलेट करता है उसके पास डिफरेंट एनर्जीज भी होती है, जिसकी वजह से सब एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट सामने आया और सब एनर्जी लेवल्स 4 किस्म के रखे गए, एस, पी, डी और एफ। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन 3 से ताल्लुक़ रखता है तो 3 के बाद उसका हमें ये भी डिफाइन करना होगा कि वो कौन से सब एनर्जी लेवल से ताल्लुक़ रखता है, एस से, पी से, डी से या एफ से। ये बिल्कुल इस तरह से है कि कोई शख्स नाज़िमाबाद में रहता है तो नाज़िमाबाद में रहने के बाद वो कौन से ब्लॉक में रहता है, जे ब्लॉक, एम ब्लॉक एंड सो ऑन। ओके, लेवल्स एंड एनर्जी सब लेवल्स को हम कंटिन्यू करेंगे। द नंबर ऑफ सब लेवल्स इन अ गिवन एनर्जी लेवल और शेल इज इक्वल टू इट्स वैल्यू ऑफ एन। अब कोई एनर्जी लेवल कितने सब एनर्जी लेवल्स रख सकता है अपने पास मैक्सिमम, ये डिपेंड करता है कि उसका अपना एनर्जी लेवल कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, विद इन अ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल एन इज इक्वल टू 2, अगर उसका एनर्जी लेवल 2 है एग्जैक्टली, तो वो अपने पास 2 सब लेवल्स भी रख सकता है। मिसाल के तौर पर अगर n इज इक्वल टू 1 है तो वो अपने पास सिर्फ एक ही सब एनर्जी लेवल रख सकता है, वो है s। अगर दूसरा शेल है तो वो अपने पास 2 सब लेवल रख सकता है, s और p। तीसरा एनर्जी लेवल है तो वो अपने पास 3 सब लेवल रख सकता है, s, p, d। चौथा एनर्जी लेवल है तो वो अपने पास 4 एनर्जी लेवल रख सकता है, s, p, d और f। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियस के बाद फौरन जो पहला इलाका है या पहला जो हमारे पास शेल है वो अपने पास एक सब एनर्जी लेवल रखता है, वो सिर्फ एस है। दूसरा जो एनर्जी लेवल है वो अपने पास 2 सब एनर्जी लेवल रख सकता है, वो है एस और पी। तीसरा जो हमारे पास एनर्जी लेवल है वो हमारे पास 3 सब एनर्जी लेवल रख सकता है, एस, पी, डी। इस तरह से चौथा जो है वो एस, पी, डी, एफ। यानी कि जो नंबर है वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितने सब एनर्जी लेवल होंगे। अगर पहला है तो 1, दूसरा है तो 2, तीसरा है तो 3, चौथा है तो 4। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको एनर्जी लेवल्स और एनर्जी सब लेवल्स अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। और अब हमारे लेक्चर का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो ये समझना है कि ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, बोहर का जो कॉन्सेप्ट था कि सर्कुलर पाथ जो होते हैं, हमारे पास हेज़नबर्ग का जो कॉन्सेप्ट था, बोहर का जो कॉन्सेप्ट था कि सर्कुलर पाथ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है,
और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है हमारे पास एक पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ये डिस्प्रूव्ड हो गया था, इसमें कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स आए थे जो हेसेनबर्ग ने निकाले थे, और उसने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। और उसने हमें क्या बताया था उसके अंदर, उसने ये बताया था कि थ्रू द यूज़ ऑफ, उसने मैथमेटिकल मेथड्स यूज़ किए थे और उसको वेव मैकेनिक्स का नाम दिया था। और शुडिंगर नाम एक साइंटिस्ट ने ये कैलकुलेट किया था कि जनाब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो एक किसी ख़ास रीजन में पाई जाती है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाया जा सकता है। सिमिलरली इसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो वो कुछ ऐसा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, हम ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते वो वहाँ पर होंगे। उसके लिए एक प्रोबेबिलिटी का एक रीजन होता है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने के मोस्ट प्रोबेबल चांस मौजूद है। 100 नहीं 99% चांस मौजूद है कि वो इस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा ये बात हमें शुडिंगर ने 1926 में बताई थी, किस तरीके से मैथमेटिकल मेथड यूज़ किया और उसको वेव मैकेनिक्स का नाम दिया। शुडिंगर एक साइंटिस्ट था जिसने 1926 में ये बात बताई कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के जो मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी है वो होगी, जिसको उसने उस खास पर्टिकुलर रीजन को किस नाम दिया, सच रीजन्स अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। और उसने कहा कि जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, 99.9% होते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा इससे पहले कि एनर्जी लेवल्स और सब एनर्जी लेवल्स क्या हैं, वो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स जो हमें नील बोहर ने बताए थे। लेकिन नील बोहर का ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्प्रूव्ड हुआ हेसेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, और उसके बाद शुडिंगर नामी साइंटिस्ट ने आकर इस वाले मसले को हल किया। और इस वाले मसले को किस तरह से हल किया, उसने कुछ कैलकुलेशंस की और बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ख़ास रीजन में हम प्रोबेबिलिटी नाप सकते हैं। एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो इस रीजन के अंदर होंगे, लेकिन कंफर्मेशन हम कभी भी नहीं दे सकते इलेक्ट्रॉन्स की कि वो इस वक्त किस जगह और कहाँ मौजूद हैं। उस पर्टिकुलर रीजन को जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उन रीजन्स को ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो हमारा ये ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट इस स्लाइड के साथ क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। जी स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ख़ास रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मौजूद होगी। ठीक है, ओके। ईच ऑर्बिटल इन एन एटम इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय 4 क्वांटम नंबर्स। अब अगर वो एटम वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर हो सकता है, तो उस ऑर्बिटल के अंदर होने के लिए हमें तकरीबन 4 क्वांटम नंबर्स चाहिए होते हैं, जो उसकी टोटल मूवमेंट को, टोटल लोकेशन को हमें बता सकेगी। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने कंट्री का नाम बताएंगे, कंट्री के बाद अपने सिटी का नाम बताएंगे, लेट सपोज सिटी के बाद अपने टाउन का और फिर एरिया का और अपना जो भी आपका हाउस नंबर होता है, तो ये आपका एक कंप्लीट एड्रेस है। इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर मैं कहूँ कि वो पहले ऑर्बिटल में मौजूद है, तो पहले ऑर्बिटल में मौजूद होने के साथ साथ मुझे उसके 4 क्वांटम नंबर्स भी बताने होंगे, ताकि उसकी मूवमेंट और उसकी लोकेशन को हम ईजिली ट्रेस कर सकें और आसानी के साथ समझ सकें। तो यही वजह है कि हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं, जिसमें सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही एनर्जी लेवल और सब एनर्जी लेवल होता है जो एक्चुअली हमें क्या बताता है, स्पेसिफाइज द साइज ऑफ ऑर्बिटल। जो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल है उसका साइज़ कितना होगा। इसको हम इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हम एक शॉर्ट सिंबल यूज़ करते हैं, स्मॉल n। जब स्मॉल n की बात होगी तो इसका मतलब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। अच्छा, एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज। जाहिर सी बात है कि n की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, n अगर 1 है तो साइज़ इतना है, n अगर 2 है तो साइज़ यहाँ से यहाँ तक है, n अगर 3 है तो साइज़ यहाँ से यहाँ तक है, n अगर 4 है तो साइज़ यहाँ से यहाँ तक है। तो जिस तरह n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज़ भी बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वांटम नंबर क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका सिंबल n है। और जैसे जैसे n बढ़ता है वैसे वैसे ऑर्बिटल का साइज़ भी बढ़ता है और एनर्जी भी बढ़ती है। तो अगर आपसे कोई कहे कि जनाब आपका इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो सबसे पहले आप बताएंगे भाई उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फ़लाँ फ़लाँ है। लेट सपोज उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है तो वो यहाँ पर होगा, इधर कहीं मौजूद होगा। अगर 2 है तो वो यहाँ कहीं मौजूद होगा, अगर 3 है तो यहाँ कहीं मौजूद होगा, और 4 है तो यहाँ कहीं मौजूद होगा। उम्मीद करता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है हमारे पास वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसका क्या काम होता है, गवर्न्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ये हमें बताता है कि जिस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज 1 की, तो 1 में फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है तो उसके बाद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है, ये हमें बताता है कि उस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम सिंबल देते हैं स्मॉल l का, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर n-1 तक, यानी कि हम इसको हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे और ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक हमारा n है उसमें से 1 माइनस कर लें। लेट सपोज हमारे पास n अगर 1 है तो n-1 यानी कि 1-1 0, इसका मतलब l जो है वो हमारे पास 0 ही रहेगा। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि l हमारे पास, l की हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी, 0 भी होगा और 1 भी होगा। जब l की वैल्यू 0 होती है तो उसको हम s ऑर्बिटल पुकारते हैं। याद है मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, s, p, d और f। तो जब l की वैल्यू हमारे पास 0 होती है तो इसका मतलब वहाँ पर s ऑर्बिटल मौजूद है और s ऑर्बिटल का शेप सर्कुलर शेप होता है। अगर l की वैल्यू 1 भी आती है तो यानी कि वहाँ पे s के साथ साथ p ऑर्बिटल भी मौजूद है और p ऑर्बिटल का शेप डम्बेल शेप होता है। डम्बेल शेप कैसा होता है, वही डम्बेल जो हम जिम्स वगैरह में यूज़ करते हैं, इस तरह से उसका शेप होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट का। वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर कुछ इस तरह से रिवॉल्व करते हुए नज़र आएंगे, बट एग्जैक्टली सर्कुलर शेप नहीं होगा बल्कि डम्बेल शेप होगा। इसी तरह से डी ऑर्बिटल का एक अलग शेप होता है, एफ ऑर्बिटल का अलग शेप होता है, वो अभी हमारा कॉन्स्टेंट नहीं है। तो क्या बताने का मकसद है कि लेट सपोज आपके पास दो क्वांटम नंबर्स हैं। पहला आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपको कह दिया गया भाई जनाब लेट सपोज n जो है वो 1 है, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो इसका मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे और n-1 तक यानी कि 1-1 तक जाएंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यानी कि l सिर्फ 0 होगा। इसका मतलब ये है कि n इज इक्वल टू 1, यानी कि पहले शेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है, वो क्या होता है 0। और 0 का मतलब है वहाँ पर s ऑर्बिटल होगा और s ऑर्बिटल का मतलब वहाँ पर क्या होगा, सर्कुलर शेप होगा। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो n इज इक्वल टू 2 होने का मतलब ये है कि 2-1 यहाँ पर बचेगा 1, तो हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l जो है वो 0 भी होगा और उसके बाद 1 भी होगा, यानी कि दूसरे शेल के पास यानी कि n इज इक्वल टू 2 के पास s ऑर्बिटल भी होगा और p ऑर्बिटल भी होगा। s ऑर्बिटल यानी कि वहाँ सर्कुलर शेप भी हो सकता है और p ऑर्बिटल यानी कि वहाँ पर डम्बेल शेप भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि तीसरा क्वांटम नंबर क्या होता है। तीसरा क्वांटम नंबर हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, गिव्स डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ एन ऑर्बिट इन स्पेस इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा क्वांटम नंबर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये हमें क्या देता है कि इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिट है वो स्पेस के अंदर किस ओरिएंटेशन में मौजूद हैं। लेट सपोज वो इस तरह से हैं या वो इस तरह से हैं या वो ऐसे वर्टिकल हैं या वो हॉरिजॉन्टल है या थोड़ा ओवल शेप में है। ये ओरिएंटेशन हमें क्या देती है, कौन देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। इसको हम स्मॉल m से भी शो करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 से लेकर -l से लेकर +l तक। अगर l हमारे पास लेट सपोज 1 है, l क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अगर l 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -1 0 +1। अगर l 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 +1 +2। इस तरह से अगर l की वैल्यू 3 होती तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। ये हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हॉराइजन से या फिर हमारे पास एक्सिस से कितना माइनस में ओरिएंटेशन जा सकती है और कितनी प्लस में ओरिएंटेशन जा सकती है। तो इतना डीप फील्ड में हमें इसको जाने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली आपको पता हो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें देता क्या है, ओरिएंटेशन देता है ऑर्बिटल की स्पेस के अंदर कि वो किस तरह से उनकी ओरिएंटेशन मौजूद है। 3 क्वांटम नंबर हमारे पास हो गए हैं। पहला हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा हमने पढ़ा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा हमने पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा क्वांटम नंबर। ओके तो फोर्थ क्वांटम नंबर हमारे पास है द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन का मतलब क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या फिर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। स्पिन का मतलब होता है अपने एक्सिस पर घूमना, जिस तरह से एक बॉल स्पिन होती है, सिमिलरली इस तरह से। तो हमारे पास क्या है कि इसका जो सिंबल होता है वो कुछ होता नहीं है ख़ास तौर पर, लेकिन इसको हम क्या करते हैं +½ या -½ से जो है डिनोट करते हैं।
इसमें हमें पता होता है अगर प्लस हाफ है तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, माइनस हाफ है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। तो ये 4 क्वांटम नंबर है जो आप समझ गए। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो हमें बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल का साइज़ क्या है। अगर 1 होगा तो वो पहले साइज़ पर है, अगर 2 होगा तो दूसरे साइज़ पर है। फिर हमारे पास आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हमें बताता है कि हमारे ऑर्बिटल का शेप क्या होगा। अगर एस शेप है यानी कि L = 0 है तो वो सर्कुलर होगा। अगर अगर हमारे पास P शेप है यानी कि L जो है वो 0 और 1 दोनों है तो वहाँ पर S ऑर्बिटल भी होगा और P ऑर्बिटल भी होगा और वहाँ पर डम्बेल शेप भी हो सकता है और सर्कुलर शेप भी हो सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि हमारे ऑर्बिटल की स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन क्या होगी। वो एक्स एक्सिस पे होगा, वो वर्टिकल होगा, वो हॉरिजॉन्टल होगा एंड सो ऑन। और लास्ट हमारे पास जो क्वांटम नंबर था वो था स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि जनाब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करने के साथ साथ स्पिन भी कर रहा है और स्पिन क्लॉकवाइज कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये आ गया है, एक चार्ट बनकर आ गया है। जितने भी क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े हैं उनकी एक समरी हमारे सामने आ गई है। तो क्वांटम नंबर अगर हम देखें, सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल हमारे पास n होता है और इसकी वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी हो सकती हैं। जितना ज़्यादा नंबर होगा यानी कि उतना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा साइज़ होगा। सिमिलरली जैसे यहाँ लिखा हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि कितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। सिमिलरली दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, कि उस ऑर्बिटल की शेप क्या है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या होता है, स्मॉल l होता है और ये 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। अगर n 2 है तो 2-1 यानी कि 1, यानी कि ये 0 और 1 होंगे। अगर n 3 है तो 3-1 यानी कि 2, यानी कि ये 0 1 2 तक जाएगा। अगर n 4 है तो 4-1 यानी कि 3, ये 0 1 2 3 तक जाएगा। ठीक है। और 0 का मतलब होता है हमारे पास s ऑर्बिटल होगा और s ऑर्बिटल का मतलब सर्कुलर शेप। 1 का मतलब है हमारे पास p ऑर्बिटल होगा और p ऑर्बिटल का मतलब डम्बेल शेप। इस तरह से 2 एंड 3 एंड सो ऑन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल है उसका स्पेस के अंदर कैसी ओरिएंटेशन होगी। वो एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, किस तरह से उसकी ओरिएंटेशन होगी। ठीक है। और ये -l से लेकर +l तक होता है। अगर l 0 है तो हमारे पास तो सिर्फ 0, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 रहेगा। अगर हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि l 1 है तो ये -1 से 0 फिर 1 तक जाएगा। अगर 2 है तो -2 -1 0 +1 +2 तक जाएगा। अगर 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 तक जाएगा। सिमिलरली स्पिन क्वांटम नंबर होता है हमारे पास, लास्ट क्वांटम नंबर है जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में घूम रहा है या सीधी दिशा में घूम रहा है, यानी कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो +½ या फिर -½ दो ही हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर हो सकते हैं जो कि हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन, ये देखें, ये किस तरह से इस तरह से रोटेट कर रहा है या फिर इस तरह से रोटेट कर रहा है। ठीक है। तो ये हमें स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन का। ओके स्टूडेंट्स, सपोज करें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फर्स्ट ऑर्बिटल में मौजूद है। तो फर्स्ट ऑर्बिटल का मतलब ये है कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कितना होगा, 1 होगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, 0, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से लेके n-1 तक जाता है। अगर n 1 है तो 1-1 0 ही बचेगा, यानी कि ये 0 होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, 0, क्योंकि ये -l से +l तक जाता है। क्योंकि l ही 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा। स्पिन क्वांटम नंबर उसका +½ भी हो सकता है और -½ भी हो सकता है। तो एक छोटी सी एग्जांपल ये समझाने के लिए कि अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो उसके बाद ये क्वांटम नंबर्स किस तरह से होंगे। इस तरह से अगर 2 होंगे तो सिमिलरली उसके अंदर कुछ वेरिएशन आएंगी, 3 होंगे तो कुछ वेरिएशन आएंगी। इन फॉर्मूलाज को आपने अपने जहन के अंदर रखना होगा। अब बारी है स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमें ये एक बात बताई गई कि एक एटम के अंदर, अगर एक एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ही ऑर्बिटल के अंदर हैं, तो उनका कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। मतलब ये है कि अगर वो ऑर्बिटल नंबर 1 के अंदर हैं तो उनके चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 1 है, उनका एजीमुथल क्वांटम नंबर भी 1 है, उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 1 है, लेकिन उनका स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। उसमें से एक का +½ होगा, एक का -½ होगा। सिमिलरली कहने का मकसद ये है कि कभी भी एक सेट के अंदर
दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, कोई एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होना लाजमी है। सिमिलरली इसमें बताया टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है, उनका एजिमुथल क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है, उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है, मगर उनका स्पिन्स क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। ओके, तो इसमें हमारे पास एक चार्ट है जिसको हम अच्छी तरह से गो थ्रू करेंगे। इसमें हमें बता रहा है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0 होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा। स्पिन हमारे पास प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वाला भी आ सकता है और एक माइनस हाफ वाला भी आ सकता है। तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन का अगर स्पिन प्लस हाफ हुआ तो वो इससे मैच कर जाएगा, अगर माइनस हाफ हुआ तो वो इससे मैच कर जाएगा, और इस तरह से काम बिगड़ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0 होगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा, और हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर प्लस और माइनस हाफ दोनों हो सकते हैं सिमिलरली, और हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास और चार्ट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि 2p जो होगा हमारे पास, उसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 ही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 का मतलब यहाँ पर ऑर्बिटल हमारे पास एक 1 भी आ सकता है। देखें बात क्या है, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो 2 का मतलब n जो है वो 2 है, n2 का मतलब l जाएगा 0 से n-1 तक, n-1 तक जाएगा तो n-1 का मतलब 2-1 1 बचेगा, तो इसका l जो है वो 0 भी होगा और 1 भी होगा। तो ये 2 का 0 भी आ गया और 2 का 1 भी आ गया। जब 1 होगा l तो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, 0 और +1 होगा। -1 पे 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो सकते हैं, 0 पे 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो सकते हैं और +1 पे 2 इलेक्ट्रॉन अलग से हो सकते हैं। तो इसका मतलब तीनों पर अगर मिलाएं तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इस पूरे दूसरे ऑर्बिटल पर हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सिमिलरली 3 हमारे पास मौजूद है, 3 का मतलब हमारे पास 3 पे s भी होगा, p भी होगा और d ऑर्बिटल भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बारी आएगी हम उस टॉपिक पे जो हमने एक्चुअली तमाम चीज़ें सीखी हैं, जिसके ऊपर हमने इतना टाइम लगाया है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने पिछले तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं तो बेहतरीन तरीके से आप ये समझ पाएंगे, और नहीं हुए हैं तो जाहिर सी बात है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसको गूगल वगैरह पर सर्च करें। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, तो क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके अब क्लियर हो गए हैं तो आगे आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, या फिर आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं थ्रू ईमेल या थ्रू एनी सोशल कांटेक्ट। आप कोई कहीं भी फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या लिखा हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द अवेलेबल ऑर्बिटल इज़ गवर्न्ड बाय सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल सच एज, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं ऑर्बिटल के अंदर वो कुछ रूल्स के तहत होती हैं, और उन रूल्स में हमारे पास 3-4 रूल्स हैं, जिसमें पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक जैसे चारों क्वांटम नंबर नहीं रख सकते, उनका एक क्वांटम नंबर ज़रूर एक दूसरे से डिफरेंट होगा। दूसरा रूल है अफबाउ प्रिंसिपल जो अभी हम पढ़ेंगे, और तीसरा रूल है n+l रूल जो हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अफबाउ प्रिंसिपल से सॉल्व करें या n+l रूल से सॉल्व करें, इसमें कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सेम ही आनी है दोनों तरीक़ों से, तो हम दोनों तरीके पढ़ेंगे, जिसमें जो आपको आसान लगे ज़्यादा वो आप इसको फॉलो अप कीजिएगा। पहले है हमारा अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और f ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये आपने याद करना होगा। जब आपको ये याद हो जाएगा तो अफबाउ प्रिंसिपल के तहत आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले आपने इसके लिए करना क्या है कि इस तरह से एक चार्ट ड्रॉ कर लेना है। 1s से स्टार्ट करना है, 7s तक ले जाना है, फिर 2 के आगे 2s के आगे 2p से स्टार्ट करना है, और 6s के आगे 6p तक ख़त्म कर लेना है, 3d से 5d तक, और 4f आखिरी यहाँ पर हमने ख़त्म करना है। और इन एरोज़ को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है जिस तरह से आपके सामने ड्रॉ हुए हैं। एक या 2 दफ़ा आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इन एरोज़ का मतलब ये है कि हमें यहाँ से स्टार्ट लेना है, यहाँ आना है, फिर घूम के यहाँ से स्टार्ट लेना है, यहाँ आना है, फिर घूम के यहाँ से स्टार्ट लेना है, इधर आना है, फिर घूम के इस तरह से आना है, और इस तरह से हमने सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो इसी तरह से अगर मैं देखूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20।
तो जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि अगर 20 एटॉमिक नंबर है तो 20 प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मुझे कैल्शियम के 20 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। तो सबसे पहले मैं क्या रखूँगा 1s, और s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो मैंने लिख दिया 1s2। 1s के बाद जब पलट के दोबारा मैं इधर आया तो आगे क्या 2s, तो 2s, s के अंदर कितने मैक्सिमम आ सकते हैं 2, मैंने लिख दिया 2। 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए। अब पलट कर जब मैं दोबारा आया तो यहाँ पर किसकी बारी आई 2p की, तो मैंने यहाँ क्या लिखा 2p, और p के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6, तो ये हो गया 2p6। 2p के बाद क्या है 3s, तो मैंने यहाँ लिखा 3s, s के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, मैंने लिखा 3s2, कितने हो गए 2 4 10 और 12। ओके, नेक्स्ट थिंग इज 3s के बाद जब मैं पलट कर यहाँ पर आया तो आ गया 3p, मैंने लिखा 3p, p के अंदर मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 6, मैंने लिखा 3 पे 6, ये होगा 18। एंड द लास्ट वन इज 3p के बाद next to the 3p is 4s, and if we talk about 4s, s can have maximum 2 electrons, we will write there 4s2, and the total count of electrons are 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12 plus 6 18 and plus 2 20, and this is the final electronic configuration of the calcium. Remember students that we have atomic number of calcium is 20. It means calcium have 20 protons, and we know that a neutral atom have consist of equal number of protons and electrons. If calcium have 20 electrons, then protons, then it must have 20 electrons, and the electronic configuration of the calcium according to above principle is on the आपके सामने है। इसमें हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। सिमिलरली अगर हम बोरोन की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट बोरोन, देन एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन इज 5। atomic number of boron is 5 means it has 5 protons, and 5 protons means it has 5 electrons। और अगर हम 5 electrons को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बैठाते हैं तो कैसे नज़र आ रहा है हमारे पास, हमने सबसे पहले 1s लिखा, 1s, s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने 1s2 कर दिया। देन उसके बाद 2s लिखा, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने 2s2 कर लिया। पीछे कितने बचे 2 + 2 4 हो गए, लास्ट हमारे पास बचे 1, एक इलेक्ट्रॉन बचा रिमेनिंग में, तो हमने क्या करा, इसके बाद आया 2p, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन हमारे पास एक ही बचा है, तो हमने यहाँ पे 2p1 लिखकर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म कर दी। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अब हम बात करेंगे n+l रूल की। अगर हमने वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n+l रूल के तहत हमें सॉल्व करनी है तो हम किस तरह से करेंगे। इन बिल्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, द ऑर्बिटल विद द लोएस्ट वैल्यू, वो ऑर्बिटल जिसके पास n+l की सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी उसको पहले फिल करेंगे, उसके बाद बाकी, उसके बाद उससे हाई वाला एंड सो ऑन। लेकिन अगर दो ऑर्बिटल्स का सेम वैल्यू आ जाए n+l की, तो फिर हम कौन सा ऑर्बिटल पहले सॉल्व करेंगे, तो पहला ऑर्बिटल कौन सा सॉल्व होगा जिसमें n की वैल्यू लोअर होगी, पहले वो वाला सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल में अच्छे से समझ में आएगा। 3d ऑर्बिटल पहले सॉल्व होना चाहिए या 4s। 3d का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रिंसिपल काउंटर नंबर n जो है हमारे पास 3 है और l जो है हमारे पास क्या है 2 है। क्यों? क्योंकि जब l 2 होता है तब d ऑर्बिटल होता है। तो n+l का मतलब 3 + 2 = 5। 4s का मतलब ये है कि n 4 है और s कब होता है, जब हमारे पास l 0 होता है, तो l यहाँ पर 0 हो गया। 4 + 0 = 4। तो हमने क्या किया, पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा जिसकी n+l की वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट होगी। तो इन दोनों में सबसे कम वैल्यू किसकी है, इस वाले की है। इसका मतलब 4s पहले फिल होगा, बाद में 3d फिल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली 4p और 5s में दोनों में से कौन सा हमारे पास पहले सॉल्व होगा, तो फॉर 4p n 4 आ गया, p के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, l 1 होगा, तो 4 + 1 = 5। 5s का मतलब ये है कि n 5 आ गया, s के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, 0 यूज़ करेंगे, क्योंकि s ऑर्बिटल l 0 होता है। तो 5 + 0 5, अब यहाँ दोनों 5 आ गए, अब कौन सा पहले लिखें, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो इसने क्या बताया कि जब दो ऑर्बिटल्स का सेम वैल्यू आ जाए तो वो वाला ऑर्बिटल पहले फिल होगा जिसकी n की वैल्यू कम होगी। तो n की वैल्यू इस वाले की कम है, इसलिए पहले 4p फिल होगा, उसके बाद 5s फिल होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अपना कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। आपके पास पेपर में कुछ इस तरह से आएगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कैल्शियम की और उसका एटॉमिक नंबर 20 है। तो किस तरह से करेंगे, आपने ये चार्ट ड्रॉ कर लेना है। और ये चार्ट ड्रॉ करने से पहले आपको एक बात याद रहनी चाहिए
कि L अगर 0 है तो इसका मतलब S ऑर्बिटल है, L अगर 1 है तो इसका मतलब P ऑर्बिटल है, L अगर 2 है तो D ऑर्बिटल है, L अगर 3 है तो F ऑर्बिटल है। और S मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास कैरी कर सकता है, P मैक्सिमम 6, D मैक्सिमम 10 और F 14 मैक्सिमम कर सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हम उसमें 14 ही रखें, हमारे पास जितने बचे होंगे हम उतने रख सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कैल्शियम की। तो कैल्शियम का मतलब ये है कि हमारे पास अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो हमें यहाँ पर कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे 1s, s मैक्सिमम कितने रख सकता है 2, मैंने लिख दिया 1s2। पीछे बचे 18, देन हम आए यहाँ से घूमकर यहाँ पर 2s, s मैक्सिमम कितने रख सकता है 2, 2s2। देन हम घूमकर यहाँ पर आए 2p, p कितने रख सकता है मैक्सिमम 6, 2p6। देन उसके बाद एक आगे और है 3s, हमने लिखा 3s, s कितने रख सकता है 2, हमने लिखा 2। देन उसके बाद घूमकर यहाँ पर आए 3p, हमने यहाँ लिखा 3p, p कितने रख सकता है मैक्सिमम 6, हमने लिखा 6। देन लास्ट हमारे पास क्या है 4s, हमने लिखा यहाँ पर 4s2। मैक्सिमम टोटल कितने हो गए 2, 4, 8, 12 6 यानी कि 10, 12, 18 और 20। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। स्टूडेंट्स क्या है ये 1 हमें बता रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि N1 है। ये S हमें बता रहा है कि जनाब हमारा ऑर्बिटल कौन सा है, S है, इसका मतलब यहाँ सर्कुलर शेप होगा। और ये 2 हमें बता रहा है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसका एक +½ होगा स्पिन और एक -½ होगा। सिमिलरली ये 2 हमें बता रहा है कि ये दूसरा ऑर्बिटल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N जो है वो 2 है। 2 का कौन सा ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर 2 का P ऑर्बिटल भी आ गया जिसके अंदर 3 ओरिएंटेशन होती हैं, +½ +1 0 और -1। हर ओरिएंटेशन पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, +½ और -½ स्पिन के साथ 2 2 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली ये बाकी तमाम कॉन्फ़िगरेशन भी है। अगर हम बात करें पोटाशियम की जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है तो 19 को सॉल्व करने के लिए सेम वैसा ही सॉल्व होगा, बस लास्ट वाले में 4s जब हम लिखेंगे, क्योंकि ये 20 एक 19 है, यहाँ एक कम है, तो s के बाद मैक्सिमम 2 तो आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो हम उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। ओके, इसकी स्पिन +½ भी हो सकती है और -½ भी हो सकती है। हैं इसमें इन्होंने बताया ये आयन है थोड़ी सी और एक्सरसाइज। कैल्शियम -1 यहाँ पे पावर में -1 लिखा होगा, जिसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा का मतलब Z कितने हैं 21 है। तो अगर आप देखें तो 4s2 के बाद मुझे नेक्स्ट भी ऐड करना पड़ रहा है, जिसमें क्या है हमारे पास 3d1b आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से हमें अगर k+2 यानी कि हमें Z की जो है k+2 का मतलब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन कम है। 2 इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब ये है कि हमारे पास एटॉमिक नंबर 17 आ गया। एटॉमिक नंबर अगर 17 आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 17 इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होंगे वहाँ ख़त्म कर देंगे। मैं फिर बता दूँ ज़रूरी नहीं है कि अगर p के अंदर 6 आते हैं तो हम यहाँ पर 6 ही रखें। 6 का मतलब ये है कि इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आने की जगह मौजूद है। हमारे पास जितने होंगे हम उतने रखते जाएंगे और इस सीक्वेंस के हिसाब से अफवाह प्रिंसिपल के सीक्वेंस के हिसाब से इसको चलाते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने असाइनमेंट की जानिब, और असाइनमेंट हमारा जी स्टूडेंट्स, अब हमारी बारी हमारे असाइनमेंट्स की। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपने ये कुछ मैं एटम्स आपको कुछ दे रहा हूँ आपको एलिमेंट, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आपने मुझे PDF बनाकर आपने मुझे ईमेल करनी है। वर्ड को आपने PDF में लाजमी कन्वर्ट करना है ताकि मैं उसको देख सकूँ अच्छी तरीके से, और वेल गो थ्रू करके उसको अच्छी तरह से आप सॉल्व करें। सल्फ़र की एटॉमिक नंबर आप खुद ढूंढ लें, अगर आपको याद नहीं है तो ढूंढ लें, और इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर मुझे सेंड करें। मैग्नीशियम की, कार्बन की। अच्छा, ये जो 4th है ये क्या है, ऑक्सीजन आयन। ऑक्सीजन आयन का मतलब ये एटम नहीं है बल्कि ये एक आयन है, और इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिएगा जो भी एटॉमिक नंबर होगा। लेट सपोज अगर इसका एटॉमिक नंबर 16 है तो 8 है लेट सपोज, तो इसमें आपने इसको 7 कर देना है। लिथियम आयन, लिथियम का जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसके अंदर आपने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालकर फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। और नोट में मैंने आपको लिखा हुआ है कि आपने अपने असाइनमेंट्स कहाँ देने हैं, danial.lnt@gmail.com पर मुझे सबमिट करने हैं। मैं इंशाल्लाह आपके असाइनमेंट्स देकर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और आपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और मेरा निगहबान रहे हमेशा। अल्लाह हाफ़िज़।